हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या कहें प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है। उसे हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें, उसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। इसमें क्या करेंगे इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारी प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उससे संबंधित क्या इतिहास रहा है। हमारी संविधान सभा जिसमें संविधान बनाया जा रहा था, उस संविधान सभा में क्या विचार और विमर्श रहा है, उसे हम जानेंगे। फिर अगला हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रेम्बल। इसमें हम जानेंगे कि हमारी प्रस्तावना आखिर कहना क्या चाहती है, हमें क्या बताने की कोशिश करती है, उसको हम देखेंगे। फिर थर्ड पे आएंगे तो हम देखेंगे डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि उस पूरी प्रस्तावना को, पूरी प्रेम्बल को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। उस डिवाइड करके एक एक पार्ट को अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे डिबेट्स एंड रिलेटेड जजमेंट्स। इसमें क्या होगा, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है 1950 में, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल को लेकर के क्या विवाद रहे और उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे। फिर 5th पे आएंगे, हम देखेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारी प्रेम्बल है उससे संबंधित एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, या फिर कहें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, उसको हम अच्छे से जानेंगे। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, जिसमें जानते हैं इतिहास और संविधान सभा संबंधी क्या क्या विचार विमर्श रहा है। हम बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने यूएसए की प्रेम्बल से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुए, जो लगभग 52 शब्दों में सिमटी हुई थी, 52 शब्दों में सिमटी हुई थी। उससे इतनी ज़्यादा प्रभावित हुए कि भारत के लिए भी एक प्रस्तावना का ढांचा उन्होंने तैयार किया। अब उस प्रस्तावना के ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले उन्होंने कहाँ रखा, जरा उसे हम जान लें। उसे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन, जो लगभग 1946 नवंबर में हुआ था, उसमें रखा गया। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उसकी अध्यक्षता करते हैं और सभी कांग्रेस के सदस्यों ने इस प्रस्तावना से जुड़े हुए, इस प्रेम्बल से जुड़े हुए प्रस्ताव को पारित करा। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, हमें याद रखना है। आप टाइम की ओर ध्यान दें। 1946 का सेंस ये जा रहा है कि उसके लगभग 1 साल बाद, लगभग 1 साल, क्योंकि नवंबर और अगस्त का महीना था, तो 1 साल बाद क्या मिल रही थी, भारत को आज़ादी मिल रही थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये मेरठ अधिवेशन था, मेरठ सेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये आज़ाद होने से 1 साल पहले हो रहा था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जेबी कृपलानी। अब आगे चलते हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि हमारी संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, 9 दिसंबर को बैठक होती है। उसके लगभग 5 दिन बाद 13 दिसंबर को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 के नाम से हमारी संविधान सभा में रखा जाता है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं उद्देश्य संकल्प। इसे थोड़ा सा और हम सरल शब्द में समझें, जब हमारे यहाँ 31 दिसंबर आता है और नए ईयर की शुरुआत होती है, न्यू ईयर की शुरुआत होती है, तो हम क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि इस साल हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस साल अच्छे से नए नए काम करेंगे, जिससे हमारे जीवन में तरक्की आए। वैसे ही जब इसका नाम इसलिए उद्देश्य संकल्प रखा गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया, इसके पीछे कारण ये था कि जो हमारी संविधान सभा है, अब वो नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने जा रही है, तो हम क्यों ना ऐसा संकल्प लें जो उस संकल्प को ध्यान में रख करके उसी आधार पर, उसी आदर्श पर, उसी आइडियलिस्टिक अप्रोच पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दे पाए। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि आखिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 किससे संबंधित था, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित था। और ये कब रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को। अब ये 19 दिसंबर लिखा, 19 दिसंबर लिखा, इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ कि इसमें 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच चर्चा रही। हालांकि कुछ इसमें विचार विमर्श रहे, विवाद रहे, उसके बाद सभा को स्थगित कर दिया गया था। यानी कि सभा में और काम चलता रहा, मगर इस मुद्दे को लेकर के वह प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे उस समय जो संविधान सभा
सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कहना था वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए इस उद्देश्य संकल्प से कि उन्होंने कहा कि भारत के सपनों का निर्माण होने वाला है और संविधान सभा को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसी आदर्श पर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो ऐसा क्यों ना करें, इसे तुरंत ही हम पारित कर दें, हम सब लोग मिलकर के पारित कर दें। मगर इसमें समस्या एक नहीं अनेक थी। अब उसे हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिबेट थे। मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही सरल तरीके से 3 पार्ट में बांटा है इसे, जिसमें पहला पार्ट है, या पहला पार्ट बोले या ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो किसी मुद्दे को लेकर विभाजित थे कि हमें इस प्रस्ताव पर अभी रुकना चाहिए, इस पर वोटिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की, डॉक्टर जयकर और डॉक्टर अंबेडकर जिससे जुड़े हुए थे। हालांकि मैंने यहाँ पर 2 नाम लिखे हैं, डॉक्टर जयकर और डॉक्टर अंबेडकर। इससे जुड़े हुए अन्य भी सदस्य थे जो अपनी राय यही देते थे। इनका क्या कहना था, ये कह रहे थे कि क्योंकि हम भारतीय सपनों का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसा भारत देना चाहते हैं जहाँ पर सबको अधिकार मिले, सबके साथ न्याय हो, सबका विकास हो, तो क्यों ना हम मुस्लिम लीग को भी और जो देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट हैं उसके सदस्यों को भी कैसे भी, चाहे कितनी भी उनके साथ हमें रजामंदी करनी पड़े, उनके साथ समझौता करना पड़े, हम भारत की संविधान सभा में लेकर के आए। हम ये कहें कि आप भारतीय सपनों का संविधान बनाना चाह रहे हैं, तो मुस्लिम लीग के भी 73 मेंबर्स थे, इसलिए इनकी कोशिश थी कि उन सभी को इस संविधान सभा में लाया जाए। और हम कह रहे हैं कि प्रस्तावना का निर्माण करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा या परिचय पत्र, तो क्यों ना हम इन सभी सदस्यों को इनमें शामिल करें, तब तक के लिए इस प्रस्ताव को स्थगित या रोक दिया जाए। अब दूसरे ग्रुप की ओर चलते हैं। दूसरे ग्रुप की ओर चलने से पहले मैं अंबेडकर की एक लाइन और बता दूं। वो ये कहते हैं कि अगर हमने आज बिना मुस्लिम लीग के सदस्यों के इस प्रस्तावना को या इस प्रस्ताव को पास कर दिया तो बाद में हमें हो सकता है भविष्य में यह सुनने को मिले कि मुस्लिम लीग के सदस्य या जो मुस्लिम भारत में रहते हैं वो ये कहने लगे कि बिना हमारी मर्जी के, बिना संविधान सभा में हमारे बैठे हुए इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जिसमें हमारी आत्मा तो थी ही नहीं। हम इसमें क्या जुड़ाना चाहते थे, क्या ऐड करना चाहते थे, क्या हटाना चाहते थे, वो सब तो था ही नहीं। हो सकता है लंबे समय तक अब इसके ही द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार हो, इसलिए अंबेडकर का मानना था हमें सभी भारत के जो संविधान सभा के सदस्य हैं सभी को इसमें शामिल करना चाहिए, चाहे उसे हम किसी भी तरीके से मनाएं। अब सेकंड ग्रुप की ओर चलते हैं। आखिर इसका क्या मानना था। पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखना जो पीसीएस संबंधी पेपर देते हैं वो याद रखना कि पुरुषोत्तम दास टंडन को यूपी के गांधी के नाम से भी चर्चा में रहते थे, यूपी के गांधी इन्हें कहा जाता था। इनका क्या कहना था, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि भारत एक ऐसी धरती है जहां पर हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, सबको विकास हुआ है, सबका न्याय मिला है, सबको जस्टिस मिला है। तो क्यों आप अंग्रेजों जैसी चाल भारत में चल रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। उस नीति के आधार पर इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने की कोशिश की और वो टूट भी गए, जिसके कारण अब मुस्लिम लीग क्या है, भारत को तोड़ करके एक नए देश का निर्माण करने की बात करती है, वो पाकिस्तान का निर्माण करने की बात करती है। इनका मानना था पुरुषोत्तम दास टंडन का, इनका 7 लफ्जों में ये कहना था कि क्यों हम मुस्लिम लीग का वेट करें, वो तो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हम उसकी क्यों सुने। यार पहले भी तो भारत में सभी लोग मिलजुल कर साथ रहते आए हैं, ये अपना कुछ मुद्दा लेकर के हैं नए भारत का निर्माण जहां पर भारत को तोड़ने की बात हो रही है, हमें उनका बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा, पुरुषोत्तम दास टंडन जो यूपी के गांधी के नाम से चर्चित थे। अब अगले हम बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा ग्रुप था वो था मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट को हम देसी रियासतें भी कहते हैं। मुस्लिम लीग की हम मांग समझते क्यों वो संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हो रही थी। आपको ध्यान होगा जब हमारी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसमें से 73 सीटें यानी कि 73 जो मेंबर्स थे, जो सीट्स थी वो मुस्लिम लीग जीत करके आई थी। मुस्लिम लीग वही जिन्ना वाली पार्टी वो जीत करके आती हैं। अब इनका क्या कहना था, हम कुछ नहीं सुनेंगे, ना ही हम संविधान सभा में भाग लेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें 2 नेशन थ्योरी पर चलना है, 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर चलना है और भारत से एक अलग राष्ट्र बना करके हमें पाकिस्तान बनाना है, इसलिए हमें भारत के संविधान से कोई मतलब ही नहीं है। इनकी ये मांग थी। अब हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट। आखिर उस समय भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी जिसे हम कह रहे हैं प्रिंसली स्टेट, या किसी बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा
563 भी देखने के लिए मिल जाएगा, मगर हमने यहाँ डाटा डाला 565। अब इनकी क्या मांग थी? इनको सबसे ज़्यादा डर था रिपब्लिक से, रिपब्लिक भारत से, या कहें लोकतांत्रिक रिपब्लिक भारत से, लोकतांत्रिक गणराज्य से। अब इसको जानने से पहले जरा हम चलते हैं फ्रांस की क्रांति की ओर। 1789 में होती है। उसमें क्या होता है? फ्रांस की क्रांति में वहाँ पर मोनार्की थी, राजतंत्र, उसमें क्रांति होती है, फ्रांस में क्रांति देखने को मिलती है। उस क्रांति के द्वारा क्या देखने को मिलता है? वहाँ पर राजतंत्र खत्म हो जाता है, उनकी सत्ता छिन जाती है, वहाँ पर लोकतंत्र आ जाता है, वहाँ संविधान का निर्माण हो जाता है। वैसे ही किसको डरता है यहाँ पर? प्रिंसली स्टेट्स को। कहीं भारत में रिपब्लिक जब आ जाएगा, लोकतंत्र जब कायम हो जाएगा, तो हमारी पावर क्या रहेगी, हमारी सत्ता क्या रहेगी, हमारे निर्णय को जनता मानेगी। तो इनका यही डर था, इसलिए पूरी तरीके से ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग लेने से कहीं ना कहीं डर रहे थे। अब हम बात करते हैं M.R. मसानी की। M.R. मसानी का क्या कहना था? M.R. मसानी एक पारसी व्यक्ति थे। पारसी व्यक्ति जो भारत में ईरान वाले क्षेत्र से ऐतिहासिक तौर पर भारत में आए थे। M.R. मसानी का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक पारसी थे और इनका मानना था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को शरण मिली है, सभी धर्मों को गले से लगाया गया और सभी धर्मों को अपनी धार्मिक आज़ादी का भी पूरा अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो मैं मानता हूँ कि अगर संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या क्षेत्र का हो, तो यहाँ पर इस संविधान सभा में हम ऐसे भारत का निर्माण करने की बात कर रहे हैं जिसकी हम प्रेमबल में जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे भारत का निर्माण होगा जहां पर सबको धार्मिक आज़ादी भी होगी। तो क्यों ना हम मिलजुल करके साथ इस संविधान सभा में इकट्ठे हों या जुड़ें। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, एक लाइन लिखी है, लोक लेखा समिति के पहले विपक्षी अध्यक्ष, या कहें पब्लिक अकाउंट कमेटी। भारत में एक संसद में एक परंपरा के अनुसार भारत में एक समिति होती है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। उसके जो पहले विपक्षी नेता रहे या अध्यक्ष रहे वो M.R. मसानी थे। इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हैं उसके पीछे एक फैक्ट भी लिखा है जिससे आपको उसका नाम याद हो जाए। आपको ध्यान रखना, लोक लेखा समिति के पहले विपक्षी अध्यक्ष पब्लिक अकाउंट कमेटी के एक अध्यक्ष रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जब इतनी सारी चर्चा हो गई, जहां राजेंद्र प्रसाद ये कह रहे थे कि इसे तुरंत लागू कर देना चाहिए क्योंकि भारतीय सपनों की बात कर रहा है, भारतीय आत्मा की बात कर रहा है, जो जस्टिस के आधार पर है, न्याय के आधार पर है, समान विकास के आधार पर, तो इसे तुरंत लागू कर देना चाहिए। मगर देखते ही देखते जब डिबेट चालू हुई, विचार विमर्श हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखने को मिला, तो क्या हुआ, इस पे 40 से अधिक अमेंडमेंट या संशोधन करने की बात होने लगी। 40 से अधिक प्रस्ताव आए जिसमें यह कहा गया कि हमें यहाँ पर इतने सारे अमेंड करने होंगे। सुझाव सबके आए, उन्होंने कहा कि ये वर्ड शामिल होना चाहिए, वो वर्ड शामिल होना चाहिए। अब उसकी बात करते हैं, वो आखिर प्रस्तावना के अंदर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या सॉल्यूशन या क्या क्या संशोधन की बात उठी। उसमें हम बात करते हैं KT शाह। ये बिहार से संबंधित थे, बिहार और यूपी से संबंधित थे। KT शाह था इनका नाम। इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो प्रस्तावना बने, हमारे जो संविधान की आत्मा बने, उसमें सेकुलर वर्ड यानी कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को जोड़ा जाए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के शब्द को जोड़ा है। सोशलिस्ट का मतलब हो गया समाजवादी देश के शब्द को भी हमारी प्रस्तावना में शामिल किया जाए। अब तीसरा देखें, फेडरल स्टेट का मतलब है कि एक संघीय राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इन तीनों ही शब्दों को उसमें हमारी प्रस्ताव में डालने का जिक्र ये करते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं। आप देखेंगे उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ना तो सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था, ना ही सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था। हालांकि फेडरल वर्ड तो अभी भी नहीं है। आप देख रहे हैं, जब हमारे संविधान में इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन होता है, तब सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा जाता है। धर्मनिरपेक्ष या हम उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष और समाजवादी वर्ड जोड़ा जाता है, शब्द जोड़ा जाता है, तब वह नहीं था। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, बीजेपी के वर्तमान में MP जो राज्यसभा से सांसद हैं राकेश सिन्हा, उनका मानना था जो संविधान के अंदर उसकी आत्मा में यानी कि प्रस्तावना में जो 3 शब्द शामिल किए इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें था समाजवाद, जिसमें था पंथ निरपेक्ष, जिसमें था अखंड भारत। अब इन तीनों वर्डों को इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने ये अपनी पार्टी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए लाए हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इन तीनों ही शब्द को हमारी प्रस्तावना से अलग कर देना है, क्योंकि वह पूरी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा था, अपनी इमेज चमकाने का एक जरिया था।
इसे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब हम एक एक वर्ड्स को, जैसे सेकुलर को, सोशलिस्ट को डिटेल में जानेंगे। अब हम बात करते हैं, जब हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही थी तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम वीपी, वाइस प्रेसिडेंट जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका क्या कहना था। अब इनके सामने कानों में ये बात चली तो इनके सामने भी मतभेद आया कि कोई कह रहा था कि धर्म को जोड़ा जाए, कोई कह रहा है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बना जाए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना जाए। तो इनके सामने ये आया, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का धर्म आखिर क्या है। ये कहते हैं भारतीय संविधान का धर्म ये कहता है कि वह सभी धर्मों के सार, यानी कि जितने भी भारत में धर्म है, पूरे विश्व में जो भी धर्म है, उस सभी धर्मों के सार में, सभी धर्मों के सार मानव धर्म में हमारा संविधान विश्वास करता है। याद रखना, मानव धर्म में हमारा संविधान विश्वास करता है, जहाँ पर सभी धर्म जो कहते हैं कि मानव की सेवा की जाए, वही हमारा संविधान, जिसका आधार या आत्मा प्रेमबल बनेगी, वह यही कहती है कि हम मानव धर्म के आधार पर सभी की सेवा करेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे। हम अन्य सदस्यों की बात करते हैं कि अन्य सदस्य हमारे उद्देश्य संकल्प के बारे में क्या कहते थे। हम चलते हैं मौलाना हसरत मोहानी की ओर। मौलाना हसरत मोहानी को नाम याद रखने के लिए आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो अक्सर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु नारा लगाया करते थे, इनकलाब जिंदाबाद, और आज भी हम इस नारे को सुनते हैं, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से आज़ाद भारत। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा गढ़ने वाले व्यक्ति थे, जो देने वाले व्यक्ति, जो लिखने वाले व्यक्ति थे, वो यही थे मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे प्रस्तावना के लिए क्या संशोधन की मांग की थी। इनका मानना था कि यूएसएसआर वही है जो कोल्ड वार के समय ग्रुप बना था, जिसका लीडर था रशिया। अब यूएसएसआर की तर्ज पर भी हमें क्या करना चाहिए, यूआईएसआर, यानी कि हमें भारत को यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक घोषित करना चाहिए या उसमें शामिल करना चाहिए। दोबारा बताता हूँ, यूआईएसआर, यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगले सदस्य हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, वहाँ से सांसद भी रहे हैं। इनको याद करने के लिए मैं बताता हूँ इन्होंने क्या कहा कि जैसे हम अपनी प्रस्तावना में पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह हमें क्या शामिल करना चाहिए, हम ईश्वर के लोग, यानी कि गॉड के लोग, गॉड के बच्चे, ईश्वर के लोग। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर शब्द को हमें इसमें शामिल करना चाहिए, मगर ये एंड तक अपनी इस मांग को मनवाने के लिए जारी रहे। पूरी तरीके से इन्होंने मुद्दा ये उठाया, मगर हुआ क्या, एंड में इनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। और होता क्या है, वह कहते हैं जिस दिन ये प्रस्ताव ठुकराया गया वह हमारी संविधान के लिए या भारत के लिए काला दिन था, ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। अब अगली बात करते हैं पंडित गोविंद मालवीय की। आपको इनका नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि इनके पीछे जुड़ा हुआ मालवीय। हाँ, ये मदन मोहन मालवीय के ही छोटे बेटे थे, जिनका नाम था पंडित गोविंद मालवीय। इनकी मांग भी थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे तो किसके साथ जुड़ी हुई थी, वो थी हरि विष्णु कामत के साथ। इनका क्या कहना था कि हमारी प्रेमबल के अंदर परमेश्वर शब्द को शामिल किया जाना चाहिए, उस शब्द को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें हम देखें कि परमेश्वर ने ही हमें ये सब दिया है। अब अगले सदस्य की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं सिब्बन लाल सक्सेना। सिब्बन लाल सक्सेना एक बड़े गांधीवादी व्यक्ति थे, ये गांधी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इनका क्या कहना था, ये कहते थे कि हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर किस शब्द को शामिल किया जाना चाहिए, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बड़े आदर्श या हथियार रहे। अहिंसा, सत्य को भी शामिल किया जाना चाहिए, साथ ही साथ गांधी जी के नाम को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि इनकी मांग को भी माना नहीं गया था। फिर अगले सदस्य की बात करें, हमने अंबेडकर की पहले भी बात की थी, अब हम यहाँ दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि इनके और क्या क्या मुद्दे थे। हम सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट पर जब मुद्दा आया, समाजवाद पर मुद्दा आया, तो अंबेडकर का ये कहना था कि हम इस मांग को आने वाले समय पर किस पे छोड़ दें, भारतीयों पे छोड़ दें कि वे अपने अनुसार बाद में इस मांग को या इस प्रस्ताव को, जो सोशलिस्ट की मांग करता है, समाजवाद को भारतीयों पर छोड़ दें, अपनी सिचुएशन अनुसार, कंडीशन अनुसार इस शब्द को उसमें शामिल कर लें। अब और यही बात जो समाजवाद की बात थी, यही बात
नेहरू आपको पता है कि बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, मगर वो क्या कह रहे थे, हम भी इस बात को पूरी तरीके से भारतीयों पर छोड़ते हैं कि आने वाले दिनों में वह इसे लागू करेंगे। मगर अभी क्या है, मैं भी पूरे तन मन धन से पूरी तरीके से समाजवादी हूँ, मगर मुझे लगता है कि अभी वह स्थिति नहीं आई है कि इसे हमें अपनी प्रेमबल में शामिल किया जाना चाहिए। अब अगली बात करें सेंटर गवर्नमेंट की। अब इनका मानना था कि जब हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जिसमें पूरे मुस्लिम लीग की बात नहीं सुन रहे हैं, साथ ही साथ देसी रियासतों को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी एक मजबूत सेंटर गवर्नमेंट की। उस यूनियन के अंदर पावर किसके हाथ में ज़्यादा हो, सेंटर गवर्नमेंट की। इसलिए इनका मानना था सेंटर गवर्नमेंट को यहाँ पर मजबूत बनाना चाहिए उस यूनियन के अंदर। अब इनकी तीसरी मांग जो थी, जो तीसरा इनका तर्क था, वो ये कहता कि हमने अपनी प्रस्तावना में जो भारत की आत्मा बनने जा रही है उसमें हमने जस्टिस की भी बात कर ली, हमने इक्वालिटी की भी बात कर ली, हमने लिबर्टी की भी बात कर ली। ये सब की बात तो कर ली, क्या उसके लिए कोई गारंटर है, क्या उसकी कोई गारंटी लेने वाला है कि भारत के जो पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, या हर कोई एक व्यक्ति, चाहे वो भारत का कहीं भी रहने वाला नागरिक हो, चाहे वो साउथ में रहता हो, नॉर्थ में रहता हो, ईस्ट में रहता हो या कहीं वेस्ट में रहता हो, हमें क्या करना है, उसके लिए गारंटी की भी बात हमें किस में रखनी चाहिए, अपनी प्रेमबल के अंदर। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत उसके अंदर क्या गया, संवैधानिक उपचार यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमें देश में न्याय नहीं मिलता है, हमारी लिबर्टी को, समानता को हनन किया जाता है, तो हम कहाँ जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनकी मांग को ये कहा गया कि हम गारंटी ले रहे हैं, वो गारंटी मगर आगे शामिल करेंगे, यहाँ पर गारंटी की अभी जरूरत नहीं है। अब अगली डेट की ओर चले, आप यहाँ देख रहे होंगे 22 जनवरी 1947। जब इतनी सारी डिबेट्स देख ली हमने, तर्क वितर्क देख लिए, तो हमारे सामने वो लास्ट दिन आया जिस दिन हमारी प्रस्तावना को स्वीकार किया जाना था, हमारी प्रस्तावना को संविधान सभा में पारित किया जाना था। वो डेट थी 22 जनवरी 1947। आपको ये डेट याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना सबसे पहले कहाँ पर रखी गई, हमारी संविधान सभा में रखी गई, और उसे पारित या उसे हमें कहें कि स्वीकारा कब, तो 22 जनवरी 1947। जरा इससे संबंधित एक चीज़ और जान लेते हैं। जब 22 जनवरी 1947 थी, जरा एक अधिवेशन के बारे में वो जानते हैं। हमने मेरठ अधिवेशन देखा था, मेरठ अधिवेशन के बारे में जाना था। अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, जहां पर नेहरू और अन्य कांग्रेस सदस्य ये कहते हैं आज से हम ये प्रण लेते हैं कि 26 जनवरी को, जो आज हमारी रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी वाले दिन को क्या करेंगे, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे ना, आज से शुरू करेंगे, ये प्रण लेते हैं, यानी कि पूरी तरीके से भारत की आज़ादी का दिन बनाना चालू करते हैं। वो थी 26 जनवरी। जरा हम उससे पहले एक डेट को और जान लेते हैं, एक तारीख को और ध्यान रखते हैं। यहाँ बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सेशन की, जो हुआ 1929 में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक और सेशन होता है, वो लाहौर में 1929 में। एक सेशन की बात की थी हमने, मेरठ सेशन की। इस सेशन को भी याद रखना है, इस अधिवेशन को भी याद रखना है। इसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस सदस्यों ने प्रण लिया कि आज से हम 26 जनवरी को, यानी कि जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाया करेंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरीके से आज़ादी वाला दिन बनाएंगे। तो ये मांग भी उठने लगी, क्यों ना हम 22 जनवरी की जगह 4 दिन का और वेट करके, +4 करें तो 26, 4 दिन का और वेट कर लें, तो उसी दिन अपनी इस जो हमारी प्रेमबल है उसे स्वीकार करें। ये अच्छा भी होगा। मगर उन्होंने कहा, नेहरू कहते हैं, साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अगर हम 4 दिन का क्यों वेट करें, इससे अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके हम भारतीयों के सपनों का संविधान बना करके उन्हें दें। इसलिए उस दिन को इसे नहीं लागेगा। मगर अब अगली डेट कौन सी याद रखनी है, जो हमारी किस में लिखी रहती है, हमारी प्रेमबल के अंदर लिखी रहती है, जिस दिन हमारी प्रेमबल को देश के अंदर लागू कर दिया जाता है, इनेक्ट कर दिया जाता है।
साथ ही साथ ये कहा जाता है कि संपूर्ण आत्मा अब हम किसको दे रहे हैं, अपने प्रेमबल को। वो तारीख को भी आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। अब जरा यहाँ 26 नवंबर लिखा है, हम ये देखते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इसी दिन हमारे संविधान को बनकर तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू कर दिया था। मगर इसमें एक फैक्ट है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं किया था, क्योंकि हम किसका वेट कर रहे थे, इसी 26 जनवरी का, 26 जनवरी 1950 का वेट कर रहे थे। इसलिए पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू कर दिया था 26 जनवरी 1950 का। अब हमने देख लिया कि पूरी हमारी प्रेम्बल से जुड़ी हुई हिस्ट्री क्या थी, उसमें क्या तर्क वितर्क थे, क्या विमर्श रहा, उसे जान लिया। अब हम सुभाष कश्यप, जिनकी अपनी पुस्तक में सुभाष कश्यप लिखते हैं कि एक अर्नेस्ट बार्कर नाम के इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इनका क्या कहना था, जितनी पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी पुस्तकों को या बुक्स को लिखने में लगा दी है, उतना ही भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने उस एक पेज के अंदर इस छोटे से शब्दों में, जिसमें देखें कि भारत की वर्तमान में जो प्रेम्बल है उसके अंदर 85 वर्ड्स हैं, 85 वर्ड्स है। याद रखिए कि मैंने 52 वर्ड्स बताए थे यूएसए की प्रेम्बल में, तो हमारी जो वर्तमान में प्रेम्बल है वो 85 है। इन्होंने कहा कि जितनी पूरी ज़िंदगी मैंने लगा दी अपनी इतनी सारी पुस्तकों को लिखने में, वही भारतीय संविधान के लोगों ने, भारतीय संविधान में बैठे लोगों ने चंद मिनटों में, चंद शब्दों में ही पूरी उस किताब की जो आत्मा थी, मेरी किताबों की आत्मा थी, उसे एक प्रेम्बल में लागू कर दिया। इसलिए मैं भारतीय संविधान की तारीफ करता हूँ। उन्होंने ऐसी प्रस्तावना बनाई जो भारतीय संविधान की आगे चल करके आत्मा बनी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को आगे शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।